हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, जो हमारा कक्षा 11th का जो चैप्टर नंबर 13 चल रहा है प्रकाश संश्लेषण, चैप्टर नंबर 13 फोटोसिंथेसिस, उस चैप्टर में हमने अभी तक 2 वीडियो उसके लिए शूट किए हैं और हम पहुँच चुके हैं प्रारंभिक जो प्रयोग चल रहे हैं उनमें हमने सबसे पहला जो प्रयोग पढ़ा था वो था जोसेफ प्रीस्टले का प्रयोग। उन्होंने कहा था वायु को शुद्ध करता है पौधा। दूसरा प्रयोग हमने पढ़ा था इंजनहाउस का, जिन्होंने प्रीस्टले के प्रयोग को अंधेरे में और प्रकाश में रखा और बताया कि जो शुद्ध करने की क्रिया है वायु को, उसके लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक, उसके बाद हमने तीसरा प्रयोग पढ़ लिया था, TW एंजलमैन का प्रयोग पढ़ लिया था, जिन्होंने कहा था कि प्रिज्म के द्वारा अगर श्वेत प्रकाश को तोड़ा जाए यानी विक्षेपण की क्रिया करवाई जाए तो 7 रंगों का प्रकाश प्राप्त होता है और उसको अगर कहीं किसी पात्र पर, किसी कंटेनर पर डाला जाए तो जीवाणु वहाँ ज़्यादा इकट्ठे होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा निकलती है। यहाँ तक कि हमने बात कर ली थी बच्चों, यानी कि 4-5 वैज्ञानिकों का प्रयोग हम पढ़ रहे थे। अगला जो एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना है, अगला एक्सपेरिमेंट जो हमें पढ़ना है वो है रॉबर्ट हिल का प्रयोग। किसका बच्चों? रॉबर्ट हिल। या इससे पहले हम ले लेंगे बच्चों, एक वॉन नील नामक वैज्ञानिक रह गए हैं हमारे, वॉन नील। सबसे पहले हम ले लेते हैं वॉन नील नामक वैज्ञानिक का प्रयोग ले लेते हैं जो हमारे रह गए हैं। अब देखिए बच्चों, हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो क्या है, CO2 प्लस H2O। पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, H2 यानी कि जल लेते हैं और ये लेते हैं सूर्य का प्रकाश। क्या लेते हैं बच्चों? सूर्य का प्रकाश। और पर्णों में क्या पाया जाता है या हरे भागों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। इन सभी चीज़ों का यूज करके C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ये हमारे पास प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक समीकरण होती है। यानी कि पौधे क्या कर रहे हैं, CO2 तथा H2O का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। ये ग्लूकोज है, ये जल है और ये ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन गैस है जो जिस गैस का उपयोग हम श्वसन क्रिया के लिए करते हैं। तो वॉन नील क्या कह रहे हैं, जो वॉन नील हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो जल है उसका अपघटन होता है, जल के अपघटन से ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। वॉन नील क्या बता रहे हैं कि जो जल है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग ले रहा है, उसके टूटने से ही, उसके अपघटन होने से ही इस ऑक्सीजन गैस का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो कहाँ से आती है, क्योंकि ऑक्सीजन CO2 से भी आ सकती थी क्योंकि इसके पास भी ऑक्सीजन परमाणु है और H2O के पास भी ऑक्सीजन का परमाणु है। तो जो ऑक्सीजन गैस जो निकल रही है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो कहाँ से निकल रही है, तो इसके लिए वॉन नील ने क्या कहा कि ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है बच्चों, ये निकल रही है जल से। कैसे पता लगा कि ये जल से निकल रही है? तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, वॉन नील ने एक्सपेरिमेंट किया है बैंगनी यानी कि पर्पल तथा हरे जीवाणुओं पर। किस पर बच्चों? पर्पल यानी कि बैंगनी तथा हरे जीवाणुओं पर एक्सपेरिमेंट किया। किसने? वॉन नील ने। और इनका जो प्रयोग है वो मील का पत्थर साबित हुआ, मील का पत्थर साबित हुआ। ये हमारे NCERT में लाइन दे रखी कि किसका प्रयोग मील का पत्थर साबित होता है। तो जो वॉन नील का प्रयोग है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है, मतलब एक महत्वपूर्ण कदम है। किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? बैंगनी तथा हरे जीवाणुओं पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या देखते हैं, वॉन नील ने ये बता दिया कि जो प्रकाश संश्लेषण है, वॉन नील ने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया है, वो एक प्रकाश आधारित क्रिया है। कैसी क्रिया है बच्चों? प्रकाश आधारित क्रिया है। वॉन नील बता रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक प्रकाश पर डिपेंड करने वाली, प्रकाश पर निर्भर करने वाली रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि ये प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो रिएक्शन दी, समीकरण दी प्रकाश संश्लेषण की, वो क्या दी, इनके अनुसार CO2 प्लस एक ऐसे पदार्थ को इन्होंने लिया जिसका क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। तो मैं यहाँ पर A ले लेता हूँ। आज वर्तमान में हम जानते हैं कि यहाँ पर H2A की जगह क्या आएगा, H2O आएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बच्चों कार्बोहाइड्रेट का, और जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन गैस निकलती है और एक पदार्थ है जो क्या करता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है और इस क्रिया में थोड़ा सा जल भी मुक्त होता है। तो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चों, ये जो वॉन नील हैं वो ये बता रहे हैं, या फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ
ए लिख दूँ तो सही बेहतर जो रिएक्शन होगी वो बॉन नील की होगी। अब ये कहना क्या चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वो प्रकाश आधारित क्रिया है, यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो प्रकाश पर डिपेंड करती है, प्रकाश पर निर्भर करती है। और इस क्रिया में CO2 का हम जानते हैं क्या होता है बच्चों, अपचयन होता है। CO2 का क्या होता है, अपचयन। और हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो प्रकाश संश्लेषण है वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब अगर किसी पदार्थ का अपचयन होगा तो किसी न किसी पदार्थ का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो इन्होंने कहा कि किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण भी होता है और ऑक्सीकरण होने से पदार्थ क्या बनता है, ए प्राप्त होता है। ऑक्सीकरण होने से क्या होता है बच्चों, एक पदार्थ प्राप्त होता है। यानी कि ये जो ऑक्सीकरणीय पदार्थ है, ये कैसा पदार्थ है बच्चों, ऑक्सीकरणीय। ऑक्सीकरणीय पदार्थ का मतलब है कि इस पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरणीय पदार्थ कौन है, इनके अनुसार H2A। इस ऑक्सीकरणीय पदार्थ का क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने का मतलब है ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी तो कहाँ पहुँचेगी, वो किसके पास पहुँचेगी बच्चों, ये हाइड्रोजन तो पहुँच जाएगी किसके पास, कार्बन डाइऑक्साइड के पास। और कार्बन डाइऑक्साइड इस हाइड्रोजन को ग्रहण करके किसमें चेंज हो जाता है, ग्लूकोज में। तब तक के लिए ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का सूत्र ये था और आज भी मान्य है। तो ये क्या है हमारे पास, ये ग्लूकोज है यानी कि कार्बोहाइड्रेट है। कैसे है तो वो आगे अपन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मान रखते हैं x का या y का। कैसे, जैसे CxH2O y, इस प्रकार से हम जैव अणु वाले चैप्टर में या फिर केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट है। ये कहाँ से बना, CO2 को ये क्या दे देगी, हाइड्रोजन दे देगी, तो इसका तो ऑक्सीकरण हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इससे हाइड्रोजन निकलेगी तो ये ए जो पदार्थ है वो अकेला हो जाएगा। ए जो पदार्थ है हाइड्रोजन के निकलने के बाद ये हाइड्रोजन इधर जाएगी, ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगी, इसके पास। तो ये तो चेंज हो गया किसमें बच्चों, CH2O में यानी कि कार्बोहाइड्रेट में यानी कि ग्लूकोज में। और जो ए है वो क्या हो जाता है, मुक्त। और इस क्रिया में थोड़ा सा क्या होता है बच्चों, जल का प्राप्ति भी होती है, जल का निष्कासन भी होता है। तो कहने वाली बात ये थी कि एक पदार्थ का क्या होता है बच्चों, ऑक्सीकरण होता है। और इस पदार्थ के ऑक्सीकरण होने से ही किसका निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इन्होंने अगला जो अपना इस प्रयोग को, इस समीकरण को प्रयोग द्वारा समझाया कि जो पौधे हैं उनमें इस H2A की जगह यानी ए की जगह क्या होता है बच्चों, O होता है। क्या होता है बच्चों, O। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यहाँ ऑक्सीजन जो मुक्त होती है वो ऑक्सीजन किससे होती है बच्चों, H2O से। इन्होंने ऐसा बता दिया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट जो बैंगनी और हरे जीवाणुओं पर किया। किस पर किया बच्चों, बैंगनी और हरे जीवाणुओं पर। इन्होंने कहा कि जो बैंगनी और हरे जीवाणु हैं उनमें जो हाइड्रोजन देने के लिए है, यानी जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ बैंगनी और हरे जीवाणु में H2A की जगह H2O नहीं होता बल्कि H2S होता है। मतलब ये H2S में से H2 बच्चों कहाँ जाएगी, CO2 के पास, और किसका निर्माण करेगी बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का। किसका निर्माण करेगी बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि यहाँ तो क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट प्लस जल बनेगा, और ये क्या है बच्चों, S। जिस प्रकार से हम H2O से ऑक्सीजन मुक्त कर रहे थे उसी प्रकार अब ये गैस क्या होगी, S, यानी कि सल्फर जो गैस है वो मुक्त होगी। मतलब कुल मिला के बात क्या है, बॉन नील ये कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, आधुनिक के अनुसार ऑक्सीजन आएगा। आधुनिक रिएक्शन जो है उसके अनुसार ऑक्सीजन आएगा। तो ऑक्सीजन कहाँ से आई बच्चों, जल से। पौधों में बात कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन मुक्त होगी वो कहाँ से आएगी बच्चों, जल से। ये देखिए H2 की जगह क्या लेंगे, H2A की जगह क्या लेंगे बच्चों, H2O। और ये जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होगी वो कहाँ से होगी, H2O से। अभी इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा सिद्ध भी करेंगे। CO2 और H2S ये कहाँ यूज कर रहे हैं, ये ले रहे हैं बैंगनी तथा हरे जीवाणु। इन्होंने कहा कि बैंगनी और जो हरे जीवाणु हैं उनमें जो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो H2O नहीं होता बल्कि H2S होता है। मतलब ये जो जीवाणु है, हरे तथा बैंगनी जीवाणु, ये जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो इनकी क्रिया में ऑक्सीजन गैस का निकास नहीं होता बल्कि किस गैस का निष्कासन होता है, सल्फर गैस का निष्कासन होता है। तो ये था बच्चों किसका एक्सपेरिमेंट, ये था हमारे बॉन नील का एक्सपेरिमेंट। क्या था बच्चों, बॉन नील का एक्सपेरिमेंट। चलिए बच्चों, तो बॉन नील ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है वो जल के प्रकाशिक अपवर्तन से होती है। और आज तो हम जानते भी हैं, लेकिन ये पहली बार किसने बताया, बॉन नील ने। फिर भी वैज्ञानिकों को लगा कि ये गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके बाद रेडियो एक्टिव तकनीक लाई गई। तो अब मैं कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में बताना चाहता हूँ जो हमारी NCERT में नहीं है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। तो चलिए इसके बाद हम अगले वैज्ञानिक जो मैंने आज पहला नाम लिया था उनका नाम क्या है बच्चों,
उनका नाम है रॉबर्ट हिल। तो हम देख लेते हैं रॉबर्ट हिल क्या कर रहे हैं। रॉबर्ट हिल के साथी थे बेंडल। क्या नाम बच्चों? रॉबर्ट हिल एंड बेंडल। अब देखो ये भी अपना योगदान कहाँ दे रहे हैं बच्चों? ये भी अपना योगदान दे रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की किसी न किसी क्रिया को खोजने में। तो देखिए जो रॉबर्ट हिल थे, इन्होंने पहला काम क्या किया बच्चों? इन्होंने पहला काम किया है कि प्रकाश संश्लेषण का विस्तृत अध्ययन किया। प्रकाश संश्लेषण का विस्तृत अध्ययन यानी डिटेल्ड जो स्टडी थी, विस्तृत अध्ययन किया। प्रकाश संश्लेषण का विस्तृत अध्ययन किया। इसके बाद हम जानते हैं कि इन्होंने ही जो जेड स्कीम है, हम एक जेड स्कीम पढ़ेंगे बच्चों। जेड स्कीम के बारे में जो जानकारी दी वो भी किसके द्वारा दी गई? वो दी गई रॉबर्ट हिल और बेंडल द्वारा। जेड स्कीम क्या है बच्चों? हम फोटोफॉस्फोरिलीकरण पढ़ेंगे, दो प्रकार का होगा। एक फोटोफॉस्फोरिलीकरण तो होगा बच्चों चक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन या फोटोफॉस्फोरिलीकरण, और बच्चों एक होगा हमारे पास अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण। तो इस अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण को ही क्या कहते हैं बच्चों? जेड स्कीम कहते हैं, जिसके बारे में किसने बताया? रॉबर्ट हिल और बेंडल ने। इसके अलावा तीसरा काम बच्चों, तीसरा काम जो इन्होंने किया वो था स्टीलेरिया मीडिया। स्टीलेरिया मीडिया नामक पौधे पर प्रयोग किया। पौधे पर प्रयोग, स्टीलेरिया जो मीडिया पौधा होता है उस पौधे पर प्रयोग किया, और इन्होंने कार्बन की अनुपस्थिति में उन पर एक्सपेरिमेंट किया। CO2 की अनुपस्थिति में उन पर क्या किया बच्चों? CO2 की अनुपस्थिति में उन पर प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हमारा क्या है? रॉबर्ट हिल और बेंडल का योगदान हो जाता है। सबसे पहला तो क्या है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण का विस्तृत अध्ययन किया। दूसरा हमारे पास क्या है? जेड स्कीम के बारे में बताया। और तीसरा है स्टीलेरिया जो मीडिया पादप है उस पादप पर अध्ययन किया CO2 की अनुपस्थिति में। इसके बाद रॉबर्ट हिल के बाद अगले जो वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है रूबेन हामिद और कामेन। रूबेन हामिद तथा कामेन। रूबेन हामिद तथा कामेन। अब ये वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं बच्चों? ये वैज्ञानिक जो अभी हमने देखा कि CO2 प्लस H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में क्या होता है? C6H12O6 तथा H2 तथा ऑक्सीजन, ये जो निर्माण हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। इस क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रही है बच्चों, ये जल से आ रही है। इसके बारे में तो सबसे पहले किसने बता दिया? वॉन नील ने। लेकिन इसको समस्थानिकों के प्रयोग द्वारा, समस्थानिक का उपयोग करके सबसे पहले सिद्ध किसने किया? तो उसका आंसर आता बच्चों रूबेन हामिद तथा कामेन। कैसे? तो देखिए ये नॉर्मल सा हमारा परमाणु ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 16। O2 जो 16 परमाणु है उसके स्थान पर इन्होंने जो ऑक्सीजन का परमाणु यूज किया वो था भारी समस्थानिक। कौन सा था बच्चों? एक ऑक्सीजन का भारी समस्थानिक का यूज किया। मतलब इसकी द्रव्यमान संख्या 16 है, इसकी द्रव्यमान संख्या 16 है, लेकिन इन्होंने इस तकनीक में, रेडियो ट्रेसर तकनीक में जिस समस्थानिक का यूज किया वो क्या था बच्चों? ऑक्सीजन 18। और इसका परमाणु जो संख्या है, एटॉमिक जो मास है वो कितना है बच्चों? एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 18 है। मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या, इसमें प्रोटॉन की संख्या नॉर्मली जो है उससे 2 ज़्यादा है। सॉरी, प्रोटॉन की नहीं बच्चों, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो नॉर्मली जो ऑक्सीजन का परमाणु है उससे 2 ज़्यादा है। हम जानते हैं ये चीज़ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम बार बार। तो ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन 18 का यूज करके क्या करते हैं? सिद्ध करते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण में, जैसे मैं यहाँ पर लूँ, इस प्रयोग में जो ऑक्सीजन लिए मैं अगर 18 वाली लूँ, अगर भारी समस्थानिक का यूज करूँ, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन मुक्त हुई बच्चों, ये ऑक्सीजन को बाद में पता लगाया गया कि ये जो H2 में 18 वाली ऑक्सीजन थी जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था, वही परमाणु कहाँ मिलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस के रूप में मुक्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन के रूप में मुक्त होते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध कर दिया किसने? रूबेन हामिद और कामेन ने, कि जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है, बल्कि CO2 से नहीं आती है। जो ऑक्सीजन निकल रही है प्रकाश संश्लेषण में वो जल से निकल रही है, ना कि CO2 से। तो इस प्रकार समस्थानिक का यूज करके किसने सिद्ध किया बच्चों? रूबेन हामिद और कामेन ने। समस्थानिकों का यूज करके रूबेन हामिद और कामेन ने ये सिद्ध कर दिया कि ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है वो H2 से आती है, ना कि CO2 से।
इसके बाद बच्चों 2-4 वैज्ञानिक हैं, वो छोटे छोटे से वैज्ञानिक हैं। अगला देखिए, अगला नंबर है केल्विन तथा बेंसन। केल्विन तथा बेंसन, इन्होंने बच्चों केल्विन बेंसन चक्र, केल्विन बेंसन चक्र, और इस चक्र को हम C3 चक्र के नाम से जानते हैं। इस चक्र को हम दूसरा नाम क्या देते हैं बच्चों? C3 चक्र कहते हैं। तो केल्विन तथा बेंसन ने केल्विन बेंसन चक्र यानी कि C3 चक्र की खोज की। इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था इनको। फिर इसके बाद हम करते हैं, अच्छा इसके बाद हम आगे करेंगे इसी चैप्टर में C3 चक्र क्या है, क्यों C3 चक्र नाम देते हैं, कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, इसके बारे में आगे हम डिटेल में क्या करेंगे बच्चों, चर्चा करेंगे। इसके बाद हम अगला ले लेते हैं इमर्सन। वैज्ञानिक का नाम क्या है बच्चों? इमर्सन। इन्होंने इमर्सन इफेक्ट यानी इमर्सन प्रभाव की क्या की बच्चों? खोज की। इमर्सन प्रभाव क्या है इसके बारे में, इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में। इसके अलावा हम अगले वैज्ञानिक लेते हैं, उसमें लेते हैं हम स्टीफन हेल्स। अब ये सबसे पहले वैज्ञानिक होने चाहिए थे, क्योंकि इस धरती पर सर्वप्रथम स्टीफन हेल्स ही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सबसे पहले कौन बता रहे हैं बच्चों? स्टीफन हेल्स बता रहे हैं कि जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी क्या कहते हैं बच्चों? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्यकी का जनक क्या कहा जाता है इनको बच्चों? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कार्यकी का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? स्टीफन हेल्स को। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बताया था कि जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं बच्चों? फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। तो बच्चों ये तो है हमारा नॉर्मल सा जो कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना योगदान दिया इस प्रकाश संश्लेषण की खोज के लिए। तो ये यहाँ अब तक हमने जो केवल पढ़ा है वो एक तो इंट्रोडक्शन था सामान्य सा, और उसके बाद हमने किसकी बात की है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ उन वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में जानकारी ली है जिनका अल्टीमेट रूप से कहाँ योगदान था? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित योगदान था बच्चों। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण का स्थल। उसके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप ऐसा करेंगे कि इसको एक बार NCERT से पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं एक लाइन लिख नहीं सकता। हालांकि अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं यहाँ पर NCERT की लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा सकता हूँ। NCERT की लाइन बाय लाइन हम चालू भी कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन। जैसे यहाँ पर एक स्लाइड का प्रदर्शन किया जाए और मैं उसको आपके सामने पढ़ के सुनाऊँ और समझाऊँ, ऐसा भी हम कर सकते हैं। यहाँ टाइम लगता है थोड़ा सा। तो आगे हम मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक ऐसे ही पढ़ाई करते रहें, मन लगा के पढ़ते रहें, और समय समय पर जो भी अपने ऑनलाइन वगैरह टेस्ट होते हैं वो अगर आप हमारा जो चैनल है उस पर आप अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है बच्चों। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और लिख सकते हैं सर हमें ग्रुप में ज्वाइन किया जाए, ऐड किया जाए, और हम भी आपका ऑनलाइन जो टेस्ट होता है हर संडे, हर एक रविवार को रात 8 बजे एक ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन मैं करता हूँ। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर से आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और जो मैसेज होता है उसकी जो टेस्ट होता है उसकी सूचना उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज दी जाती है। तो बच्चों इसी प्रकार पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।